हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग मानव शरीर से संबंधित जितने भी वॉल लाइनर है सभी को हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मानव शरीर जो एक यूनिट है उसमें 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे ताकि हम लोगों का जो काम है और आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंकाल व मांसपेशियां तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं वॉल लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंकाल व मांसपेशियां तंत्र जो है उससे कितने प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे बना है? जल का। तो अधिकतर जो भार है हमारे बॉडी का, शरीर का, वो किससे होता है? जल से होता है। अगला है, मानव शरीर में होता है तो कितना % पानी होता है? 70% पानी होता है। अगला है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है कौन है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। अगला है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो कौन है? ऑक्सीजन। और उसके बाद कौन है? कैल्शियम। अगला है, वयस्क मानव में होती है, क्या होती है? 206 अस्थियां होती हैं। हमारे शरीर में कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो स्टेपी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है? कान की हड्डी। अगला है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? कान में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। अगला है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो है अग्रभुजा में पाई जाती है। अगला है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। टांग का एक हड्डी है उसी का नाम है टिबिया। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन होता है? फीमर। और ये कहाँ पे पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी या लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ठोस होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी है? तो 3 हड्डी होता है पैर की, एक होता है टिबिया, एक होता है फीमर और एक होता है फिबुला। अगला है, रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स है, कौन है? तो जो तंतु होते हैं, ठीक है, जो मांसपेशियां होता है उसमें कौन कौन प्रोटीन्स होते हैं? एक होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल अस्थियां जो होता है कितना होता है? 28 होता है। अगला है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेटाकार्पलस के नाम से जाना जाता है। अगला है, आनन कंकाल कितनी हड्डियों का बना होता है? तो जो फेशियल स्केलेटन होता है, आनन कंकाल जो होता है वह 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगला है, फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो फिबुला हड्डी जो है वो टांग में स्थित होती है। अगला है, पटेला क्या है? तो पटेला भी क्या है? पैर का एक हड्डी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पटेला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता होती है अस्थि एवं दंत के निर्माण में। अगला है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी होने के कारण वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाता है। अगला है, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। अगला है, प्रत्यस्थ ब्रैकेट इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग स्नायु बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। अगला है, लिगामेंट जोड़ता है तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितना संख्या होती है? तो पसलियाँ का कितना संख्या होता है? 12, मतलब 12 जोड़े होते हैं और अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। अगला है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से मिलकर क्या बनता है? जो दांतों में जो परत जमती है ये तीनों से मिलकर बना होता है। अगला है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसीलिए इन्हें काटने पर दर्द नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है? तो दांतों के निर्माण के लिए, उनके मजबूती के लिए
कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन का होना अनिवार्य है। अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत लवक जो है, दंत वलक जो है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनामेल बोलते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे मजबूत भाग है। अगला है स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो नाखून, बाल और खुर जो होता है उसको हम लोग बाह्य कंकाल बोलते हैं। अगला है पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसके निर्माण करती है? तो अस्थि मज्जा जो होता है वो किसका निर्माण करता है? ठीक है, रुधिराणुओं का निर्माण करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो पैरों की लंबी हड्डी जो होती है फीमर, उसी में यह पाया जाता है। अगला है कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या बनता है? पायरिक अम्ल जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अब हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को वन लाइनर के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो पहला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग। अगला है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग जो है बहुत ही संवेदनशील है। किसके लिए? करवाहट के लिए। अगला है इंजाइम है। इंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है जो भोजन को पचाने में बहुत ही सहायता करता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा इंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो कौन है? जाइमेज। जाइमेज जो है ग्लूकोज को किस में बदलता है? इथेनॉल में बदलता है। अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? एंजाइम। अगला है निम्नलिखित में से किसकी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया। ठीक है, यूरिया कौन बनाता है? यकृत। अगला है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अगला है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन पचाता है। अगला है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो एमाइलेज है। कौन है? एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता है? यह स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अगला है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाने में कौन मदद करता है? ट्रिप्सिन। अगला है मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो वह कौन है? क्षुद्रांत। ठीक है। अगला है मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्वन क्रम है? तो पहले हो जाएगा शेषांत, उसके बाद हो जाएगा मध्यांतर, उसके बाद हो जाएगा ग्रहणी। अगला है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पे? यकृत में। तो अधिक जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा रहता है। अगला है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ पे? तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है किसके रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यह एक ग्लूकोज का रूप होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन है? यकृत। अगला है निम्न अंगों में से पित्त का संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। तो पित्त बनता कहाँ पे है? यकृत में। और रहता कहाँ पे है? जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। अगला है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। अगला है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो जो पित्ताशय में जो पित्त होता है वो किसके पाचन के लिए जिम्मेदार है? वसा का। अगला है मानव में मतलब मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में प्रारंभ होती है। ठीक है। अगला है मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। अगला है मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, एमाइलेज द्वारा होता है। अगला है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो एमाइलेज है। ठीक है, यह किस में पाया जाता है? यह लार में पाया जाता है। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है।
अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का आवश्यकता होती है। अगला है लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार किसको पचाता है? स्टार्च को। अगला है मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ठीक है, तो किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, या इसी को आप बोल सकते हैं स्टार्च का। ठीक है, तो स्टार्च का ही रूप होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। अगला है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ स्वार्धिक होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, भोजन का स्वार्धिक अवशोषण होता है रक्त के द्वारा। अगला है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो अमाशय में प्रारंभ होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो आहार नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। अगला है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो विषैले पदार्थ को कौन चूसता है? यकृत चूसता है। अगला है पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदले जाते हैं। कौन प्रोटीन बदलता है किसमें? ठीक है, अमीनो अम्ल में। अगला है पित्त बाइल का प्रमुख कार्य है। तो पित्त का काम क्या है? वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, तो वसा को पचाता कौन है? बाइल। अगला है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर का रासायनिक कारखाना। अब हम लोग विटामिन के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला है फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंग ने विटामिन का आविष्कार किया था। अगला है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक जो है किसको बोला जाता है? विटामिन को। ठीक है, क्योंकि ये आहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और इसके कमी से बहुत सारा रोग होता है। अगला है निम्नलिखित सब्जियों में स्वार्धिक विटामिन सी पाया जाता है। तो इन सब में बताना स्वार्धिक विटामिन सी किस में पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा मिर्चा में। अगला है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा धर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ये खट्टा फल में पाया जाता है। ठीक है, ये घाव भरने में भी काम आता है और यह धर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वह है कच्चा व ताज़ा फल। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? आंवला। तो सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। अगला है निम्न में किस विटामिन सी की मात्रा स्वार्धिक होता है? तो विटामिन सी का मात्रा जो स्वार्धिक होगा वो किस में होगा? इन चारों में बात करेंगे तो किस में होगा? संतरा में। गाजर में विटामिन ए होता है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो यह लोहे के अवशोषण में मदद करता है। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इन सब में अगर देखेंगे तो सी जो होता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। बाकी सब जो है ए डी ई के जो होता है वो शरीर में भंडारित होता है। अगला है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। अगला है रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के प्रभावी होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरोधक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन विटामिन है? विटामिन के। अगला है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जो जीवाणु होते हैं वो विटामिन B12 बनाते हैं और विटामिन के भी बनाते हैं। अगला है विटामिन डी की अल्पता से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगला है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। तो विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलैक्सीफेरॉल। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अग कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को बोलते हैं अग कैल्सीफेरॉल। अगला है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो विटामिन ए कहाँ पे रहता है? यकृत में। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किसमें है? तो सबसे अधिक किसमें होगा? गाजर में।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो सबसे अधिक इन सब में देखेंगे तो विटामिन ए किस में पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा आम में। अगला है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो विटामिन ई का जो एक स्रोत है वो क्या है, गेहूं अंगूर का तेल। अगला है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है। तो पॉलिश किया हुआ जो चावल है उसके उपयोग से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। अगला है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उस विटामिन का नाम क्या है, B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। अगला है साइनोकोबालामिन, किसको बोलते हैं, तो B12 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। अगला है थायमिन है, तो विटामिन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन। अगला है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो निम्न में से कौन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है जबकि ए डी ई के जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो कौन है, विटामिन बी। विटामिन बी से क्या होता है, हम लोग जो सपना देखते हैं उसको याद रखने में सक्षम होता है। अगला है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग या वह स्कॉर्बी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो बी के कमी से बेरी बेरी होगा और डी के कमी से सूखा रोग होगा और विटामिन सी के कमी से क्या होगा, स्कॉर्बी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो गाजर है। अगला है घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है, तो घाव भरने में कौन सहायक है, विटामिन सी। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। अगला है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, तो विटामिन सी के कारण। अगला है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन सी। अगला है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है, तो कौन विटामिन मिलता है, डी। किसे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। अगला है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन ई की प्रचुरता होती है। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। अगला है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए विटामिन ई का होना अनिवार्य है। अगला है पेलेग्रा की कमी के कारण क्या होता है, तो नियासिन होता है। अगला है पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आयरन। अगला है किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। अगला है घातक रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B12 के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। अब हम लोग दोस्तों पोषण से संबंधित प्रश्नों को करने जा रहे हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो पहला प्रश्न है भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग जो है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो वह है कार्बोहाइड्रेट। अगला है कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल खाते हैं उसका ऊपर वाला जो लेयर होता है किसका बना होता है, स्टार्च का। अगला है शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन है, फ्रुक्टोज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो कौन है, ग्लूकोज। अगला है शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पे, ग्लाइकोजन में। अगला है एथलीट को निम्न में किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो मांसपेशियों में जो दर्द होने लगता है, थकान होने लगता है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, रक्त को किस में मापा जाता है, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को मापा जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। अगला है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो प्रोटीन बनाने में आवश्यक होते हैं कितने अमीनो अम्ल, 20। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। अगला है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला है एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है, एंजाइम होता है। अगला है अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। अगला है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी दाल दूध और मांस में पाया जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो शाकाहारी को कहाँ से प्रोटीन मिलता है? दाल से। अगला है मानव शरीर में वसा जमा होता है यकृत में। अगला है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो यह क्या करता है, जो त्वचा के नीचे जो वसा होता है यह हमारे शरीर से ऊष्मा को क्षय होने से बचाता है, मतलब जो शरीर का तापमान है उसको वह फिक्स रखता है, निश्चित रखता है। अगला है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण? तो अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला है निम्नलिखित भोजन में किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से अगर बात करेंगे प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? वसा से। अगला है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? कैल्शियम। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति जो है वो किससे होता है? फ्लोरीन से। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो धड़कन के लिए, हृदय की धड़कन के लिए कौन आवश्यक है? पोटासियम। अगला है सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, तो आयोडीन का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? शैवाल में। अगला है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। अगला है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम का होना अनिवार्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? हरी सब्जियों में। अगला है लोह आवश्यक है। लोह किसके लिए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लोहा का होना बहुत ही जरूरी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इन सब में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक जो आयरन पाया जाएगा वो सेब में पाया जाएगा। अगला है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलता है, ठीक है, पानी का पाचन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो कैलोरी कितना मिलता है? 0। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में है। अगला है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। तो अगर 100 ग्राम आप केला लीजिएगा तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 116 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। सबसे अधिकतम ऊर्जा इसी में होता है, केला में। अगला है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होता है? प्रोटीन। तो फलियां में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? मूंगफली में। मूंगफली में वसा भी अधिक है और प्रोटीन भी अधिक है। अगला है बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल जो बना होता है किससे? केराटिन से। अगला है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन एक सही नहीं है? तो यह कथन गलत है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगला है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूटीन। अगला है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुषों की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला है अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, मछली में क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। अगला है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरस। अगला है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो जो अमीनो अम्ल है यह हमारे बॉडी में संग्रहित नहीं रहता है। अगला है निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस सब में बात करेंगे तो करौंदा में सबसे अधिक मात्रा में लोहा होता है। अगला है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोह का अच्छा स्रोत है? तो लोहा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? पालक। अगला है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल है, क्या होता है? इसमें अमाइलेज होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज के कारण आता है।
अगला है दूध में विद्यमान सेक्राइड है, तो दूध में जो सेक्राइड होता है वो कौन होता है? लैक्टोज। अगला है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। अगला है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला है गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है। तो गाय का जो दूध होता है पीला होता है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अगला है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण? ठीक है, गाय का जो दूध है पीला सफ़ेद है, तो पीला किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। और सफ़ेद किसके कारण है? कैसीन के कारण। अगला है दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण? कैसीन के कारण। अगला है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% क्या होता है? वसा होता है। अगला है दुग्ध प्रोटीनों को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन दूध को पचाता है। अगला है कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन क्या होता है भाई? प्रोटीन है। अगला है दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। अगला है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन कम होगा तो वृद्धि भी क्या होगा? कम हो जाएगा। अगला है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इस सब में बात करेंगे तो गंधक जो है वो छोटा तत्व नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है, इसीलिए ये तीनों जो है वो सूक्ष्म तत्व है, लेकिन गंधक जो है वो बड़ा है। अगला है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है, तो दूध जो है यह विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है? त्वचा में उपस्थित होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो देखिए कपास, केस, लूता और खूर। तो खूर, लूता, रेशम, केस, बाल, ये सब प्रोटीन है, लेकिन कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरणें जो होती हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। अगला है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धों में उच्चतर होता है जबकि तरुणों में न्यूनतर होता है। अगला है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है? 45 ग्राम। अगला है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दूध पिलाने वाला जो माँ है उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है डेली। अगला है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसकी कमी होता है? लोहा का कमी होता है। अगला है दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का घटिया स्रोत है। अगला है स्टार्च है, स्टार्च क्या है भाई? पॉलीसेकेराइड है। अगला है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो दोनों आयोडीन के साथ ठीक है रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। बाकी दोनों ये तीनों जो स्टेटमेंट है सही है, दोनों बहुलक हैं, दोनों का वनस्पतिक उद्भव है और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, सही है। अगला है अलसी किसका प्रचुर, अलसी में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल ब्रैकेट 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अलसी में सबसे अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगला है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित हैं। तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन होता है अधिक मात्रा में? कैल्शियम और पोटासियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट बात करेंगे तो चावल, ठीक है, चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो कौन है? शरीर की ऊष्मा क्षय होने से बचाता है, कौन? वसा। अगला है निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम में अधिक ऊर्जा मिलती है? तो वसा। तो वसा से हम लोगों को सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है प्रति ग्राम में। दोस्तों मानव शरीर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में।